वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति। तो आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें क्या परिणाम देखने को मिले। आज हम इस चीज़ को लेकर डिस्कशन करेंगे, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेसिकली क्या हुआ। अब ज़्यादातर लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, बट आर्थिक नुकसान के साथ साथ हमें काफ़ी और नुकसान भी झेलना पड़ा, जो हम जानते हैं। जान मान का नुकसान हो गया, ये सब जो जिनकी भरपाई नहीं हो सकती। बट जो सबसे ज़्यादा इसके परिणाम जो निकले, उससे कई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर बदलाव आने शुरू हुए। इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई नई चीज़ें देखने को मिली। तो वो क्या थी, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ शीत युद्ध का आरंभ तथा गुटनिरपेक्ष शक्तियों का आगमन। इनकी शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। ये जो एक वैचारिक मतभेद वाला युद्ध था, यानी कि ऐसा नहीं था कि इसके अंदर किसी भी तरीके का आप अस्त्र शस्त्रों की यूज़ हो रहा था, नहीं, ये प्रॉपर रूप से वैचारिक युद्ध था, जिसे वैचारिक तरीके से ही लड़ा गया। इसके अंदर पूरा विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया था। एक था अमेरिकी गुट और दूसरे थे सोवियत संघ। अमेरिकी गुट जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, और वहीं पे सोवियत ग्रुप जो था वो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था। अब जो अमेरिकी गुट था, उन्होंने करी थी नाटो संधि पूर्वी यूरोप के साथ, पश्चिमी यूरोप के साथ। अमेरिका पश्चिमी यूरोप के साथ उन्होंने नाटो संधि करी थी, जिसके अंदर क्या था, वो लोग एक दूसरे की आर्थिक सहायता भी करेंगे, और कोई भी किसी भी देश के साथ अगर उनका युद्ध होता है, उनके किसी भी देश का, तो वो सब मिलकर उसका जवाब देंगे। सेम यहीं पे सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के साथ यही संधि करी थी, मगर उस संधि का नाम था वायसराय संधि। अब उसी समय पे जो नई शक्तियाँ उस टाइम उपनिवेशवाद से आज़ाद होकर आई थी, उन लोगों ने किसी भी गुट में ना जाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने दोनों गुट के साथ अपने दोस्ती भरे संबंध बना के रखे, और उस गुट को कहा गया गुट निरपेक्ष। ये जो गुट निरपेक्ष है, इन्होंने वर्ल्ड को एक तीसरा आयाम भी दिया देखने के लिए कि इन दो गुटों के अलावा भी एक गुट है। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, इसका प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे भारत, यूगोस्लाविया और इजिप्ट के देश, यानी कि ये जो तीन देश थे, ये बेसिकली मुख्य नेतृत्व कर रहे थे इनका। उसके बाद में आते हैं, सेकंड हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अब इसके परिणाम के अंदर हम शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष हम थोड़ा लिमिट में ही लिखेंगे, बाकी हम अगली वीडियोस में अच्छे से डिस्क्राइब करके समझेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसके अंदर क्या हुआ कि इसके काफ़ी ज़्यादा अंग भी बने, और इनके जो ज़्यादातर अंग थे वो विवादों में भी रहे, स्पेशली सुरक्षा परिषद। ये जो बनाया गया था, ये विश्व शांति बनाए रखने के लिए इस गुट मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की। तो ये काफ़ी विवादों में रहे, लेकिन अगर हम देखें तो ये पिछले 60 साल से काफ़ी सक्सेसफुल हैं शांति बनाए रखने के लिए। अब उसके बाद हम आते हैं क्षेत्रीय स्तरों पर। क्षेत्रीय स्तरों पर भी आर्थिक और सांस्कृतिक समूह बने, यानी कि हर कॉन्टिनेंट ने अपने अपने जो है समूह बनाए, जिसके अंदर वो एक दूसरे की आर्थिक सहायता भी करते थे, और एक दूसरे की संस्कृति का भी प्रसार करते थे। तो ये ग्रुप थे, जैसे सार्क हो गया, एशियान हो गया, ARE हो गया, अपेक हो गया, OAS हो गया, ये सब जो हैं देश थे। मतलब ये सब जो हैं एक तरह की संस्थाएं, समूह बने हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ आर्थिक सहायता भी करते हैं और एक दूसरे की संस्कृति का भी प्रचार करते हैं। वहीं पे यूरोप ने भी अपना गुट बनाया। यूरोप का गुट जाना जाता है यूरोपियन यूनियन के नाम से। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप के जितने देश थे जिन्होंने काफ़ी आर्थिक नुकसान झेला था, उस चीज़ को उभरने के लिए यूरोपियन यूनियन को बनाया गया। और इसमें पहले शुरुआत में जब 1951 में ये बना था, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे, मगर अब आते आते 2019-20 तक इसमें आधे से ज़्यादा यूरोप जो है जुड़ चुका है, और ये अब यूएनओ के बाद एक सेकेंड नंबर पे उभरती हुई एक महाशक्ति बनती हुई सामने आ रही है। उसके बाद में हम आते हैं हर क्षेत्र में व्यापक विकास। अब युद्ध तो ख़त्म हो गया, अब एक दूसरे के सामने हथियारों का प्रचार करके हम
नहीं कर सकते, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है वो इन चीज़ों को लेके काफ़ी सख्त है और काफ़ी अच्छे दंड भी देता है, जिसके कारण अभी तक विश्व में शांति बनी हुई है। तो सब लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में उतर गए, विज्ञान का भी कंपटीशन होना शुरू हो गया, प्रौद्योगिकी का भी, सब तरीक़ों का कंपटीशन जो था शुरू हो गया। और ये कंपटीशन अभी फ़िलहाल अभी भी चल रहा है और काफ़ी हेल्दी लेवल का कंपटीशन है, सब अपना अपना विकास करने में लगे हुए हैं। और इससे काफ़ी गुणात्मक हम परिवर्तन देखते हैं कि हमें भी टेक्नोलॉजी मिल रही है, काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं इसके, कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे भी हैं, ज़्यादातर अच्छी हैं मे भी, वरना हमारे पास आज इतनी टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन नहीं होता अगर हम कंपटीशन नहीं दे रहे होते। जनसंख्या एवं आर्थिक समस्याएं, यानी कि वर्ल्ड के अंदर अभी हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है वो पॉपुलेशन की ही है। पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। फ़िलहाल तो कोरोना वायरस ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लिमिट में कर दिया है, काफ़ी संख्या नीचे आ गई है, बट ये वायरस के कारण नीचे नहीं आनी चाहिए थी, ये लोगों की समझदारी के कारण आनी चाहिए थी। फ़िलहाल जो ये था कि इसके अंदर हम देखते हैं कि जो जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती है वैसे वैसे गरीबी का भी आगमन होता है, क्योंकि इतनी जनसंख्या को जॉब्स देना भी वो पॉसिबल नहीं होता, तो आर्थिक तंगी आनी शुरू हो जाती है देशों में। जैसे चीन है, भारत है, वो इस टाइम वर्ल्ड के बहुत बड़े देश हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो रोज़गार हमारे देश के अंदर फ़िलहाल इतने नहीं हैं, हम खुद भी जानते हैं अपनी स्थिति। सेम अब चाइना के साथ भी हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण काफ़ी सारी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो चाइना से मूव कर रही हैं, तो उनकी अब आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जिनके अंदर बिल्कुल ही जो जन्म दर है वो शून्य की ओर जाती दिख रही है, यानी कि भविष्य में वो जन्म दर शून्य ही हो जाएगी, जैसे जापान हो गया और यूरोप के कई देश हो गए जैसे स्पेन हो गया। इन सब के अंदर क्या है कि काफ़ी हद तक जनसंख्या कम हो रही है। यहाँ पे जिनके 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। हमारे इंडिया में वैसे ही बहुत बहुत हो जाते हैं कईयों के। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब ये जो जनसंख्या और आर्थिक है कि जनसंख्या के साथ ही गरीबी आएगी, और लेकिन जनसंख्या होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जनसंख्या नहीं होगी तो हम अपने सैनिक बल में किन्हें शामिल करेंगे। उसके बाद में हम आते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण जो है वो एक सबसे उभरती मतलब बहुत अच्छा कारण है, बहुत अच्छा परिणाम है जो हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में देखने को मिला। वैश्वीकरण से क्या हुआ, पूरा विश्व जो था वो दुनिया के एक कोने में आके रुक गया, यानी कि हम कह सकते हैं इन्होंने पूरी दुनिया को एक कोने में लाके खड़ा कर दिया, जिसके अंदर क्या हुआ कि कोई भी देश किसी भी देश में जाके व्यापार कर सकता है, अपना सामान बेच सकता है, अपना प्रचार कर सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सुधार जो है हमें देखने को मिलते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह हैं वो इसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण भी माना जाता है। और ये जो विश्व का बाज़ार है ये आज के टाइम पे सबसे बड़ा वैश्विक बाज़ार जो है ये आज के टाइम पे काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली आपको परिणाम जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। जितने भी परिणाम थे कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ हमें बताते रहें। थैंक यू। ओके, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना।